नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम मेंस का क्वेश्चन पढ़ेंगे पर्यावरण से। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी या पर्यावरण बोलें, उससे संबंधित हम आज प्रश्न पढ़ेंगे। ये प्रश्न जो आपके हैं मेंस में कई बार सीधे यही पूछ लिए जाएंगे। इसमें हम प्रयास ये करेंगे कि आपको सारी चीज़ें बताएं, यानी एक प्रारूप समझा दें कि कैसे प्रश्न को हल करना है। दूसरी चीज़ है उसमें कितना गहन चीज़ें आप लिखो तो फायदेमंद हो, कितना कम लिखो जो कि फायदेमंद हो, यानी सारी चीज़ें आपकी मेंस की क्लियर होनी चाहिए। देखिए, उद्देश्य कभी प्री पास करने का तो नहीं होता है भाई। प्री पास कर लिया यानी हमने एक दरवाज़ा पार कर लिया। अब उद्देश्य है मेंस का, जिसके बाद हम इंटरव्यू देंगे और हमें नौकरी मिलेगी। ये सारे जो प्रश्न हम कराते हैं मेंस की, जो अपनी सीरीज चलती है, या यूपीएससी, पीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, यानी जहाँ पर भी आपके मेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी मेंस का पार्ट है, वहाँ सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अपनी सीरीज चल रही है, पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देखिएगा, पढ़िएगा, पूरा क्लास देखिएगा। क्लास देखने से फ़ायदा ये है कि जो चीज़ें हम आपको यहाँ समझाते हैं, ये आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। पीडीएफ में ये चीज़ नहीं मिलती है। मेन होता है समझना। यदि आप समझ गए तो आप प्रश्न आसानी से हल कर सकते हो। केवल पढ़ने से, या केवल पीडीएफ से तो ये रहेगा ना कि भाई किताब में भी तो वही चीज़ लिखी रहती है, फिर तो आप खुद भी लिख सकते हो, फिर हमारी क्या ज़रूरत है। पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे, फिर हम आपको समझाएंगे कैसे क्या लिखना है। प्रश्न है हमारा, जैव विविधता संरक्षण केवल प्रजातियों को बचाने का प्रयास नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। भारत में जैव विविधता संरक्षण से संबंधित संस्थागत उपायों और उनके प्रभाव की समीक्षा कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न समझो है क्या। पहली बात है कि भाई जैव विविधता संरक्षण वाली कुछ बात पूछ रहा है, उसके अंदर कुछ प्रजातियों को बचाया जाता होगा, तभी तो लिखा ना कि बचाने का प्रयास नहीं है। फिर उससे कुछ न कुछ पारिस्थितिकी संतुलन भी गड़बड़ होता होगा या प्रभावित होता होगा। तो उसने कुछ ऐसा बना दिया कि भाई उसने कहा कि बनाए रखने की आवश्यकता है संतुलन को भी। इसके बाद फिर क्या पूछा, संरक्षण से संबंधित संस्थागत उपाय, यानी कुछ न कुछ सरकारी प्रयास होंगे, कुछ न कुछ ऐसी पहलें होंगी जो आपकी अपनी विचारधारा से मिलेंगी, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप बता सकते हो कि क्या बेहतर हो सकता है। तो उन प्रभावों की भी हमें समीक्षा करनी है। ये हमारा प्रश्न है। मेंस के प्रश्न ऐसे ही आते हैं, एक प्रश्न में कई चीज़ें वो पूछता है। अब आवश्यकता रहती है बैलेंस करने की। बैलेंस मतलब कि आप कितना बेहतर तरीके से अपना उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न जब हम पूरा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, फिर हम उसमें प्रवेश करेंगे। हमेशा उत्तर लिखने में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर कोई हेडिंग नहीं डालेंगे। उत्तर में जैसे हमने लिखा इधर उत्तर नंबर 1 या का खा ए बी जो भी डाल रहे हैं, तो यहाँ पर तुरंत हेडिंग नहीं डाल देंगे। हमें थोड़ा उस जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में बात करनी रहेगी। जैसे हमने कहा ना, जैव विविधता संरक्षण, इसके बारे में कुछ है, तो यानी इसके बारे में कुछ बताना रहेगा। फिर हम धीरे धीरे क्रमवार हेडिंग के सहारे चलेंगे, किसमें कितना क्या लिखना है उस पर बात करेंगे। पूरा समझते हुए पढ़ना है। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की वह जटिलता है जो पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन, खाद्य श्रृंखला और मानव जीवन के अस्तित्व की आधारशिला है। देखिए, इतना समझो, जैव विविधता क्या होता है, जो हमारा तंत्र है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है। तंत्र मतलब एक सिस्टम जो है, उसके बैलेंसिंग यानी संतुलन, उसमें कौन कैसे क्या खाने में रुचि रखता है या क्या किसकी खाने की आदत है, यानी खाद्य श्रृंखला। और मानव जीवन, जो मानव जीवन है, इसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। आपको अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। वो सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, बायोडाइवर्सिटी में। जो आपकी प्रश्न की भाषा रहेगी या लिखने की जो भाषा रहेगी, वो थोड़ा सटीक होनी चाहिए। सटीक मतलब क्या है, एक प्रोफेशनल भाषा होनी चाहिए। इसमें जीन, प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधता शामिल होती है। आज जब वैश्विक तापमान वृद्धि, वन क्षरण, प्रदूषण और अवैध शिकार जैसे खतरे बढ़ रहे हैं, तब जैव विविधता का संरक्षण केवल जीवों को बचाने का कार्य नहीं, बल्कि पृथ्वी
की जीवन प्रणाली को स्थिर बनाए रखने का दायित्व बन गया है। भारत जो विश्व की भूमि का केवल 2.4% भाग रखता है, परंतु विश्व की लगभग 8% ज्ञात प्रजातियों का घर है। जैव विविधता संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण देश है। अतः ही दिशा में भारत ने विभिन्न नीतिगत और विधिक और संस्थागत प्रयास किए हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जो पृथ्वी है, पृथ्वी में जो भारत है, ये जो हमारा देश है, इसमें ऐसा तो है नहीं भाई केवल आदमी आदमी रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। इसमें जानवर भी रहेंगे, इसमें पक्षी भी रहेंगे, इसमें पेड़ पौधे भी रहेंगे, यानी हर वो चीज इसमें रहेगी। सबका उस पर बराबर अधिकार है, सबका अधिकार है। यह आप नहीं कह सकते हो कि यहाँ मनुष्य रहेंगे तो यहाँ पक्षी नहीं आएंगे, पशु नहीं आएंगे, उनका भी बराबर अधिकार है। तो किसी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। जब हनन नहीं होगा, चिड़िया को उड़ने के लिए बराबर आकाश मिलना चाहिए, पशुओं को चरने के लिए बराबर घास मिलनी चाहिए, मनुष्यों को चलने के लिए बराबर जमीन मिलनी चाहिए, अनाज को उत्पन्न होने के लिए बराबर खेत होना चाहिए। जब ये सब चीजें होंगी तो ही तंत्र सफलतापूर्वक चलने वाला है। महत्व क्या है भाई इसका, जैव विविधता का? पारिस्थितिकी स्थिर, जो स्थिरता है, यानी प्रत्येक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र में एक विशिष्ट भूमिका निभाती है। किसी एक के विलुप्त होने से पूरी श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। वही चीज मैंने बताई। फिर आर्थिक लाभ क्या है? औषधियां, वन उत्पाद, कृषि, बीज, मत्स्य पालन सभी जैव संसाधनों पर निर्भर हैं। अब एक बात बताओ, खाने के लिए क्या चाहिए? रोटी। रोटी कैसे बनेगी? गेहूं से। गेहूं कहाँ आएगा? खेत में। खेत कहाँ होगा? जमीन पे। यानी उतनी जमीन तो छोड़ देनी है ना भाई, फ्लैट और मकान बनाने के बाद, कि इतनी जमीन हमारे पास बची रहे जहां हम खेती कर सकें, इतना तो बचा रहना चाहिए। अब वो खेती करेगा कौन? किसान करेगा। यानी वहां पर मानव जीवन भी होना चाहिए। मानव जीवन कैसे होगा? जब उसको पर्याप्त संसाधन मिलेंगे, हवा मिलेगी, दवा मिलेगी, यानी सारी चीजें होंगी। मतलब यह है कि सब एक दूसरे से निर्भर हैं। फिर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व क्या होने वाला है? भारत की परंपराओं में प्रकृति पूजा का गहरा स्थान है, जैसे तुलसी, पीपल, गाय, नाग पूजा इत्यादि। देखो, ये भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। कहते हैं तुलसी आंगन में लगा लो, ऑक्सीजन आती है। पीपल का पेड़ गांव में होना चाहिए। यानी ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें धार्मिक रूप से भी जोड़े रखती हैं। पर्यावरणीय सेवाएं क्या हैं? जैसे वायु शुद्धिकरण, जल चक्र, कार्बन अवशोषण और मिट्टी संरक्षण जैव विविधता के कारण ही संभव है। अब जैव विविधता की स्थिति जरा देखते हैं। भारत को मेगा डाइवर्स देशों में गिना जाता है। यहाँ 4 विविधता हॉटस्पॉट हैं। हिमालय है, इंडो बर्मा है, वेस्टर्न घाट है और सुडालैंड है। तो लगभग 47,000 पौधे और 90,000 से अधिक पशु प्रजातियों की पहचान की गई है। हम कितने पौधे जानते हैं? मैं मान लो 1,000 पौधे मैंने देखे अपने जीवन में, मतलब 1,000 लगभग देखे होंगे। आप उत्तराखंड से हैं, हो सकता है आपने 2,000 देखे हों। एक व्यक्ति और दूर से है, हो सकता है उसने 5,000 देखे हों। यानी कुल मिला के सबने सब पौधे भी अभी नहीं देखे हैं, छोटी बड़ी घास मिला के। परंतु IUCN रेड लिस्ट 2024 के अनुसार भारत की लगभग 12% वनस्पतियां और 10% पशु प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। ये बातें जो हैं, ये सब बातें डाटा की हैं। डाटा मतलब तथ्यों की हैं। तथ्य हम जरूर प्रयोग करेंगे अपना प्रभावशाली उत्तर लिखने के लिए। विकास परियोजनाएं कैसी हैं? अतिक्रमण, खनन, जलवायु परिवर्तन और विदेशी आक्रामक प्रजातियां जो हैं प्रमुख खतरे में हैं। फिर संस्थागत उपाय पूछा था कि क्या ऐसे उपाय किए गए हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, यदि पढ़ाने का हमारा तरीका आपको पसंद आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। यदि कोई कमी लग रही है तो भी जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है मेंस के लिए हम आपको बिल्कुल तैयार कर दें। जब मेंस के शुरुआत के 1 हफ्ता बचता है, उस समय आप परेशान ना हो कि कैसे हल करेंगे। मेंस तो मेंस है, प्री की भी बहुत सारी चीज़ें तैयार होती हैं, क्योंकि डाटा निकलता तो उनका भी यहीं से है। आराम आराम से पढ़ाते हैं, जिससे कि आसानी से आप चीज़ें समझ सकें, पकड़ सकें। इंटरव्यू के लिए भी मेरी पढ़ाई आपके काम आएगी। वो कैसे भाई? वहाँ भी प्रश्न ही तो पूछेगा,
अब प्रश्न पूछेगा तभी तो बता पाओगे ना कि कितने पौधे ज्ञात हैं, कितनी प्रजातियां ज्ञात हैं, कितने संकट में हैं, तो ही तो बता पाओगे, क्योंकि ये सब प्रश्न बनते हैं वहाँ पे। तो यदि आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आए आप कमेंट करिएगा, हम वहीं पर आपको समझाएंगे कि हाँ भाई कैसे क्या करना है। और दूसरी चीज़ है, पहली बार क्लास देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको लाभ मिले, आपकी तैयारी को एक रास्ता मिले। फिर संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 48 ए क्या कहता है? राज्य को पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा व सुधार का निर्देश देता है। अनुच्छेद 51 ए यानी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे। इन संवैधानिक दायित्वों ने नीतिगत और विधायी ढांचे को मजबूत आधार दिया है। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 क्या कहता है? थोड़ी थोड़ी बातें इसकी हम इसमें लिखते हैं। यह भारत का प्रमुख कानूनी ढांचा है जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी सीबीडी के तहत बनाया गया था। इसके तीनों उद्देश्य थे। पहला क्या था? जैव संसाधनों का संरक्षण, उनका सतत उपयोग और लाभ का न्यायसंगत वितरण। ये तीन उद्देश्य इसके थे। मतलब जैव संसाधन का संरक्षण करेंगे, कैसे प्रयोग करना है, और लाभ जो है न्यायसंगत होना चाहिए। तो संस्थागत तंत्र इसमें क्या क्या आते हैं? जैसे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए चेन्नई, यानी विदेशी संस्थाओं द्वारा जैविक संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करता है और एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था लागू करता है। मान लेते हैं आप ये बात नहीं याद रख पाते हो तो आप इसमें ये बता देना कि जैविक संसाधनों के उपयोग को यह नियंत्रित करता है। फिर आता है राज्य जैव विविधता बोर्ड एसबीबी, यानी राज्य स्तर पर संसाधनों के उपयोग और संरक्षण की नीति बनाते हैं। फिर आता है स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियां, यानी ग्राम पंचायत स्तर पर जैविक संपदा का रिकॉर्ड तैयार करती हैं और पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो है रखती हैं। प्रभाव इसका क्या होता है? 2.7 लाख से अधिक बीएमसी गठित हो चुकी हैं। आप जिस भी वर्ष यह हमारा प्रश्न पढ़ रहे हो उस वर्ष का डाटा देख लीजिएगा। एबीएस व्यवस्था से स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ मिला है। जैसे केरल में जैव संसाधन शुल्क से ग्राम पंचायतों की आय बढ़ी है, परंतु कई राज्यों में इन संस्थाओं की कार्य क्षमता सीमित है और तकनीकी ज्ञान की कमी है। जैसे हम आपको ये निबंध पढ़ा रहे हैं, उत्तर ऐसे ही हम निबंध श्रृंखला चलाते हैं, वो भी आपके बहुत काम आने वाली है। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। फिर आता है राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना, यानी भारत सरकार ने 2008 में एनबीएपी लागू की, जिसे 2014 में अद्यतन किया गया। इसमें 20 आर्ची टारगेट्स को शामिल किया गया है। आपके एक बार ये प्री में पूछा गया था आर्ची टारगेट के बारे में। इस योजना का लक्ष्य जैव विविधता को विकास की नीतियों में समाहित करना, स्थानीय सहभागिता बढ़ाना और पारिस्थितिकी पुनर्निर्माण को बढ़ावा देना है। प्रभाव क्या होता है? कई राज्यों ने राज्य स्तरीय कार्य योजनाएं बनाई हैं। मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी यानी नीति के तहत कृषि और उद्योगों में हरित प्रथाएं अपनाई जा रही हैं, परंतु लक्ष्यों की गति धीमी है और वित्तीय आवंटन सीमित रहा है। फिर है राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। आपको मैं 4-5 पढ़ा दूंगा, आप वहां पर 2 भी लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन 2 तो लिखिएगा। भारत में लगभग 987 संरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें 110 राष्ट्रीय उद्यान, 556 वन्य जीव अभयारण्य, 100 संरक्षण रिजर्व और 18 जैवमंडल रिजर्व हैं। इनका उद्देश्य प्रजातियों और उनके आवास की रक्षा करना है। प्रभाव क्या पड़ता है इससे? कई प्रजातियों जैसे शेर, गैंडा और मगरमच्छ की संख्या में सुधार हुआ है। मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन और नीलगिरी जैसे जैवमंडल क्षेत्रों ने वैश्विक स्तर पर मान्यता पाई है, लेकिन मानव वन्यजीव संघर्ष और विस्थापन जैसी सामाजिक समस्याएं भी उभरी हैं। फिर राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी, यह संस्था पर्यावरणीय मामलों में त्वरित न्याय प्रदान करती है। एनजीटी ने जैव विविधता हानि से संबंधित कई ऐतिहासिक निर्णय दिए, जैसे ओल्ड गोवा माइनिंग केस यानी खनन पर रोक, पश्चिमी घाट संरक्षण रिपोर्ट पर निगरानी और वन्य जीव गलियारों की सुरक्षा। प्रभाव क्या होता है? एनजीटी ने कानून के पालन में पारदर्शिता बढ़ाई, परंतु इसके आदेशों के कार्यान्वयन में प्रशासनिक देरी भी बनी रही। फिर आता है कैंपा और कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन,
यदि वनों की कटाई के बदले हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए कंपेंसेटरी अपोर्टेशन फंड एक्ट 2016 लागू हुआ। इससे राज्य सरकारों को वन पुनर्स्थापन हेतु धन मिलता है। हालांकि कई बार लगाए गए वृक्षों की प्रजातियां स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र से मेल नहीं खाती हैं, जिससे वास्तविक जैव विविधता घट जाती है। इस बात का मतलब क्या है, ये वाली, इसका मतलब ये है, कई बार क्या होता है कि मान लेते हैं हम एक चीड़ या देवदार का पौधा, चीड़ का पेड़ मान लो हम ले आते हैं पौधा, और उसको हम उत्तर प्रदेश में लगा देते हैं, मान लेते हैं लखनऊ में उसको लगा देते हैं। तो अब इसको जो पर्यावरणीय जो चीज़ें चाहिए रहेंगी वह शायद उत्तर प्रदेश में न मिल पाएँ। तो अब हमने 100 पौधे यदि लगाए हैं तो ये 100 पौधे यहाँ पर नहीं चल पाएंगे, चलेंगे तो 2-4 चलेंगे, यानी हमारा उद्देश्य यहाँ सफल नहीं होगा। यानी जो जहाँ का है उसको वहीं हमें करना पड़ता है। फिर भारतीय वन सर्वेक्षण और जैव विविधता सूचना प्रणाली यानी FSI द्वारा हर 2 वर्ष में प्रकाशित इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जैव विविधता के आंकड़ों का वैज्ञानिक आधार देती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे इंडिया बायोडायवर्सिटी पोर्टल से नागरिकता की नागरिक भागीदारी भी बढ़ी है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय पहलों की बात करते हैं। CBD हमने पढ़ाया, फिर कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, नागोया प्रोटोकॉल 2010 में जो हुआ था, भारत इसका सक्रिय हस्ताक्षर करता भी है। फिर COP15 यानी 2022 वाला में 30x30 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के समर्थन की घोषणा की, जिसके तहत 2030 तक 30% भूमि और जल क्षेत्र को संरक्षण के दायरे में लाना लक्ष्य है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पहलें भी इसके लिए की जा रही हैं, और हमने वो सारी चीज़ें पढ़ी जो हमें यहाँ पर हल करनी है। यदि आपने क्लास पहली बार देखा और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी समस्या हो कमेंट करिए और लोगों को शेयर करिए, जिससे सबको लाभ मिले। क्लास आप देखते रहिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। ये क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।